आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। फरवरी के महीने में दिल्ली में दंगा हुआ जिसमें 53 लोगों की जानें गई। मरने वालों में हिंदू भी थे और मुसलमान। हालांकि मुसलमानों की जानें ज्यादा गई, उनकी संपत्ति को नुकसान भी हिंदुओं की तुलना में ज्यादा हुआ। कहा यह गया कि बाहर से लोग आए थे और दंगों के एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता था, क्या जो लोग दंगों के पीछे थे, जिन्होंने साजिश रची थी, क्या वो कभी पकड़े भी जाएंगे? क्या उनको कभी सजा मिलेगी? ये सवाल महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि मामले की जांच कैसी हो रही है। अदालत ने पिछले दिनों जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जब अदालत के सामने पेश किया गया तो उस वक्त अदालत ने टिप्पणी की कि दंगों की जांच एक तरफा हो रही है। ये टिप्पणी महत्वपूर्ण है। क्यों टिप्पणी की गई, इसका खुलासा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। हमारी अपील ये कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता को नए सिरे से देश में स्थापित करने की, और ये बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। आपको हमें सहयोग करना है और आप लगातार हमें सहयोग करते रहे हैं। आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना होगा, और जब आप अपना सहयोग देंगे तो हमारा हौसला भी मजबूत होगा और सच कहने की ताकत भी होगी। और अब लौटते हैं आज के विषय के ऊपर। आखिर दिल्ली की एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने क्यों ये टिप्पणी की कि दिल्ली दंगों की जांच एक तरफा हो रही है। ये टिप्पणी उन्होंने उस वक्त की जब जामिया के एक छात्र आसिफ तन्हा को अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत के सामने पुलिस ने उसकी न्यायिक हिरासत की मांग की। अदालत ने छात्र को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में तो भेज दी, लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने की उस टिप्पणी ने पूरी की पूरी जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दिल्ली पुलिस क्या इस जांच को ईमानदारी से कर पाएगी, दंगों के असली अपराधियों को पकड़ पाएगी, पूरे साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? इस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अदालत ने यह कहा, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। केस डायरी के अध्ययन से गड़बड़ तथ्यों का पता चलता है। लगता है जांच केवल एक तरफ लक्षित की गई है। इंस्पेक्टर लोकेश और अनिल से पूछताछ करने पर वे बताने में विफल रहे कि प्रतिद्वंदी गुट की भागीदारी के बारे में अब तक क्या जांच की गई है। बिल्कुल स्पष्ट। पहली बात, अदालत इस ओर इशारा कर रही है, साफ शब्दों में कह रही है कि जो केस डायरी का जो उन्होंने अध्ययन किया है उसमें काफी गड़बड़ी है, और अपराध के मामलों में केस डायरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस जांच के लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा पता चलता है कि जांच के खास दिशा की तरफ ले जाया जा रहा है, यानी एक तरफ लक्षित की गई है जांच, एक खास दिशा की तरफ उस जांच को ले जाया जा रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि प्रतिद्वंदी गुट की भागीदारी के बारे में अभी तक जांच नहीं की। आपको मालूम है कि दंगा एक ऐसी चीज होती है जिसमें कम से कम दो पक्षों का होना बहुत जरूरी होता है, और दंगों में दो समुदाय के लोग होते हैं। अभी तक जो दिल्ली दंगों में जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई और हाल के दिनों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, अगर आप उनका ब्यौरा अगर आप लेंगे तो आपको पूरी तरीके से अंदाजा हो जाएगा, ये वो लोग हैं जो नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था वहां पर बैठे हुए या उनको आयोजित करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, या फिर जामिया से संबंधित लोग हैं। यानी ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की तीव्रता के साथ विरोध कर रहे थे, उनके नागरिकता कानून का, उनके एनआरसी का, और एक खास समुदाय के लोग ये हैं। ऐसे में जब अदालत ये कहती है कि एक तरफा जांच हो रही, जब एक खास तरीके के लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो लोग नागरिकता कानून के पक्ष में हैं, उसके समर्थक हैं, उन पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही है, उन पर हाथ डाल रही है जो नागरिकता कानून के विरोधी है। और ये कोई
अकेला मामला नहीं। हमने आपको सत्यहिंदी.com ने आपको कुछ दिनों पहले भी ये बताया था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की 2 छात्राएं देवांगना कलिता और नताशा नारवाल को 23 तारीख को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। 24 तारीख को उनको स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया और जब उनको अदालत के सामने पेश किया गया तो अदालत ने उनको फौरन ही उनको जो है वो बेल दे दी, जमानत दे दी। महत्वपूर्ण बात जमानत मिली नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उनको जमानत दी तो अदालत ने टिप्पणी की, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने टिप्पणी की कि एफआईआर और केस फाइल से साफ लगता है कि इनके खिलाफ मामला नहीं बनता है। और अदालत ने फिर ये टिप्पणी, एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये लोग जो आरोपी हैं वो एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे थे, उस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, हिंसा में इनका कोई लेना देना नहीं। ये लोग पढ़े लिखे हैं और समाज में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अदालत की यह टिप्पणी लगभग उसी तरीके की टिप्पणी है जो आसिफ तन्हा के मामले में अदालत की टिप्पणी है। यानी दोनों टिप्पणियों से, तो अदालत की दोनों टिप्पणियों से स्पष्ट हो रहा है कि जांच में कुछ गड़बड़ी है, कुछ खामी है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, हमने आपको बताया था कि जब देवांगना कलिता और नताशा नारवाल को अदालत ने जमानत दी, फौरन उसी वक्त दिल्ली पुलिस की दूसरी टुकड़ी पहुंची और उसने उन दोनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ हीनियस चार्जेस लगा दिए, हत्या के चार्ज लगा दिए। पहले अगर उनके खिलाफ प्रदर्शन का या सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने के आरोप लगे थे तो स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ आरोप लगा दिए हत्या की कोशिश के, दंगा फैलाने के और पूरे षड्यंत्र रचने के। और उसके बाद उनकी 15 दिन की जो है वो हिरासत उनकी मांगी गई। अदालत ने पहले कहा कि आप 15 मिनट तक इनका इंटरोगेट कर लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही, ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस ने 15 मिनट तक उनसे इंटरोगेट किया और इंटरोगेट करने फिर अदालत के सामने पहुंचे, बोले हमको तो 2 हफ्ते की जांच, हमको 2 हफ्ते की चाहिए। अदालत ने उनको सिर्फ 2 दिन की हिरासत दी है। अब अगर इन दोनों मामलों को अगर जोड़ा जाए तो बिल्कुल तस्वीर साफ नजर आती है। और अदालत ने जो आसिफ तन्हा के मामले में कहा कि एक तरफा जांच हो रही है, वो गहरे सवाल खड़े कर देती है। और गहरे सवाल इसलिए खड़े कर देती क्योंकि दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। आपको हम याद दिला दें कि जब दंगा भड़का उसके बाद 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने किसी तरीके का कोई रिइंफोर्समेंट नहीं भेजा। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय थी और ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है दंगा करने की, मारपीट करने की और प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने की। और ये वक्त था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में मौजूद थे और उनके नाम पर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम अहमदाबाद में हो रहा था और दिल्ली में भी उनका। उस वक्त भी दिल्ली पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध थी। सवाल बहुत थे, सवालों के जवाब उनके तरफ। पहला सवाल यह था कि इतने बड़ा आदमी हिंदुस्तान में आ रहा था, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, उसकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उसने फौरन रिइंफोर्समेंट क्यों नहीं भेजी, फौरन वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर उतरकर दंगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, फौरन अगर दंगा नहीं रुक रहा था तो सेना को क्यों नहीं बुलाया गया और फ्लैग मार्च क्यों नहीं किया गया। ये सारी चीजें 48 घंटे तक नहीं की गई। बल प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं किया गया। और जब दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत दबाव पड़ा तो 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के बाद सिर्फ 3 घंटे में उन्होंने दंगों पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक 53 लोगों की जानें जा चुकी थी और बड़ी संख्या में एक समुदाय विशेष के जो धर्मस्थल है उनको नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि नुकसान दोनों समुदायों के प्रॉपर्टीज को हुआ था, लेकिन ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रॉपर्टीज को ज़्यादा हुआ था। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली की जो साफ भूमिका है, आप कह सकते हैं दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के पास है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है। यानी दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, ये सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है और केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त अमित शाह है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब अदालत ये कहती है कि एक तरफा जांच हो रही थी, पुलिस की भूमिका पर संदेह होता है, तो कई सवाल खड़े होते हैं।
पहला सवाल खड़ा होता है, क्या दिल्ली की पुलिस निकम्मी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ऐसा जानबूझकर कर रही है, जांच को प्रभावित कर रही है, एक तरफा जांच कर रही है? तीसरा, क्या दिल्ली पुलिस किसी के इशारे पर काम कर रही है? चौथा, क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है? पांचवा, क्या दिल्ली पुलिस को सीधे इंस्ट्रक्शंस जो है वो पुलिस कमिश्नर्स नहीं बल्कि कहीं और से मिल रहे हैं? ये सवाल सीधे गृह मंत्रालय की तरफ या अमित शाह जी की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि अमित शाह की एक फितरत है, उनके डिपार्टमेंट में उनके इशारे के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता है, नहीं मार सकता है। जब वो गुजरात में गृह मंत्री थे तब भी यही हालत थी, आज दिल्ली में तब भी यही हालत है। इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली पुलिस जांच में एक तरफा जांच कर रही है तो ये संभव ही नहीं है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह के रहते हुए एक तरफा जांच नहीं हो सकती, जब तक उनकी तरफ से कोई इशारा ना हो या जब तक उनका वरद हस्त ना हो। ये बात बिल्कुल स्पष्ट। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसलिए हो रहा है क्योंकि जब दिसंबर के महीने में पार्लियामेंट के अंदर नागरिकता कानून पास हुआ तो नागरिकता कानून पास होते ही पूरे देश के अंदर नागरिकता कानून का विरोध शुरू हो गया। जगह जगह पर धरने प्रदर्शन शुरू हो गए और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर शुरू हुआ। पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुए और कई जगह लोगों की जानें गई। उत्तर प्रदेश में कई लोगों की जानें गई। लेकिन ये प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर था कि जितनी उम्मीद केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को नहीं थी कि इतना ज्यादा विरोध उनका होगा। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी और फिर शाहीन बाग पर अचानक वहां की महिलाएं धरने पर बैठ गईं और उस धरने ने एक ऐसी प्रेरणा का काम किया कि हिंदुस्तान की जगह जगह कई जगहों पर लोग शाहीन बाग की नकल करते हुए महिलाएं धरने पर बैठ गईं। भयंकर बारिश, भयंकर ठंड में भी वो बैठी रही और उसकी वजह से सरकार की जमकर थी। सरकार के लिए उनको हटाना एक मुसीबत का काम है। इसी दौरान दिल्ली के चुनाव आए और दिल्ली के चुनाव के दौरान शाहीन बाग को एक बड़ा मुद्दा बनाया और ये कहा गया कि शाहीन बाग में जो बैठे हुए लोग हैं ये देशद्रोही हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, इनका आतंकवादियों से साठगांठ है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो महज संयोग नहीं प्रयोग है। देश के प्रधानमंत्री ने शाहीन बाग के संदर्भ में कहा जो कुछ हो रहा है ये संयोग नहीं प्रयोग है, मतलब एक तरीके का राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री ने कहा कि ईवीएम का बटन इतने कस के दबाव कि करंट शाहीन बाग को जाके। दिल्ली के चुनाव में फैसला ये होना है कि आप देश के साथ हैं या शाहीन बाग के साथ, ये देश के गृह मंत्री ने कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गोली मारो डैश डैश डैश। और इसके साथ साथ दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा जी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो घरों में घुसेंगे, महिलाओं को साथ उठाएंगे और उनके साथ बलात्कार। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार एक खास तरीके का नैरेटिव शाहीन बाग, नागरिकता कानून का विरोध करने वालों के खिलाफ बना रही थी और इस नैरेटिव का मतलब सिर्फ ये था कि ये वो लोग हैं जो देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान परस्त हैं और ये लोग देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और उनके पीछे एक गहरी साजिश है। कई संगठनों के नाम लिए गए हैं और इस नैरेटिव को अगर हम ध्यान से देखें और उसको समझने का अगर हम प्रयास करें तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अगर दिल्ली दंगों में जो लोग इन्वॉल्व हैं अगर वो ईमानदारी से अगर उसकी जांच हो जाएगी तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि दंगा एक तरफा नहीं था बल्कि दंगा दोनों तरफ से था, दोनों तरफ के लोगों की भूमिका थी और फिर उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की भी पहचान होगी जिनकी पहचान होने से सरकार को तकलीफ हो सकती है। इसलिए पूरी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि इस दंगों के बहाने 3 संदेश दिया जाए। पहला, जो लोग सड़क पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जो विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज को कुचला जाए और इतनी
सख्ती के साथ उनके साथ पेश आया जाए कि फिर आगे सरकार अगर कोई कदम उठाए तो उसका विरोध करने की हिम्मत ना रहे। दूसरा, सरकार बिल्कुल स्पष्ट ये कर देना चाहती है कि वो किसी भी तरीके के धरने प्रदर्शन के खिलाफ है। तीसरा, जो लोग उसके डिक्टेट को नहीं मानते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की यार्डस्टिक बिल्कुल अलग है। ये दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों जो संविधान की शपथ लेते हैं, कर्तव्य के निर्वहन की बात करते हैं, उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है और सिर्फ अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर ही जांच पड़ताल करते हैं। ये लबोलवाब सिर्फ इतना सा है। ऐसे में दिल्ली दंगों के असली अपराधी कभी पकड़ में आएंगे, ये संदेह के है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।